सोना। देखिए, इसमें निवेश करने की इच्छा तो शायद हम सब में होती है, लेकिन तरीके इतने सारे हैं कि थोड़ी उलझन हो जाती है। कहाँ करें, कैसे करें, है ना? तो आज की इस चर्चा में ना हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, सोने में निवेश के 7 तरीके, संपूर्ण मार्गदर्शिका। हम इसी के आधार पर सोने में निवेश के 7 अलग अलग तरीकों को बारीकी से देखेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद सीधा सा है, हर तरीके के जो मुख्य पहलू हैं, उसके फायदे क्या हैं, और हाँ, उसमें कोई छुपी हुई लागत या जोखिम है क्या, ताकि सुनने वालों को एक साफ नजरिया मिल सके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे जाने पहचाने तरीके से, फिजिकल गोल्ड। मतलब गहने खरीद लिए, सिक्के या बार ले लिए। इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है BIS हॉलमार्क। वो सरकारी गारंटी है सोने की शुद्धता की, उसे जरूर देखें। और इसका फायदा ये है कि सोना सचमुच आपके हाथ में होता है। हाँ, वो एक तसल्ली रहती है। बिल्कुल, एक भावनात्मक सुरक्षा मिलती है, और जैसे शादी ब्याह वगैरह में काम आता ही है। लेकिन वो हाथ में रखने की कीमत भी होती होगी, मतलब कुछ नुकसान? हाँ, बिल्कुल। एक तो देखिए, मेकिंग चार्ज लगता है, फिर GST भी है, तो कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। और दूसरा, उसे सुरक्षित रखने की चिंता। हाँ, या तो घर में रखो तो रेस, या फिर लॉकर लो। सही बात है, लॉकर का खर्चा अलग, और कभी बेचने जाएं तो सुनार थोड़ी कटौती भी कर सकता है, वो भी एक बात है। अच्छा, तो अगर ये सब झंझट नहीं चाहिए किसी को, तो फिर दूसरा रास्ता, ये जो डिजिटल गोल्ड है, आजकल काफी सुन रहे हैं इसके बारे में। हाँ, डिजिटल गोल्ड ये काफी चल रहा है। फोन पे, पेटीएम, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी आसानी। आप मतलब 10 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 10 रुपए से? हाँ, और 24/7 कभी भी कहीं से भी खरीद बेच सकते हैं। बहुत सुविधाजनक है। सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर क्या इसमें भी कोई लागत है जो ऊपर से नहीं दिखती? GST तो लगता ही है, वो तो है, पर उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म भी अक्सर आप समझिए 2-3% का एक अतिरिक्त शुल्क ले लेते हैं। अच्छा। किस तरह का शुल्क? वो कीमत के फैलाव, स्प्रेड के तौर पर हो सकता है, या कोई सुविधा शुल्क। तो खरीदते और बेचते समय जो सोने का रेट होगा ना, उसमें थोड़ा अंतर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मान लीजिए कोई शेयर बाजार में पहले से है, निवेश करता है, उसके लिए सोने में क्या विकल्प है? गोल्ड ETF, ये क्या चीज है? हाँ, गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक तरह से सोने को शेयर की तरह बना देता है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। मतलब जैसे हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं? बिल्कुल वैसे ही आप अपने डीमैट अकाउंट से जहां आप शेयर रखते हैं, वहीं से गोल्ड ETF खरीद बेच सकते हैं। और एक यूनिट जो होती है इसकी, वो आमतौर पर 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। तो ये डिजिटल गोल्ड से कैसे बेहतर है या अलग है? फायदे क्या है? इसमें देखिए, पारदर्शिता ज्यादा है। आप लाइव मार्केट रेट पर खरीद बेच रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, लागत भी कम होती है, आमतौर पर सिर्फ ब्रोकरेज लगता है, और सबसे बड़ी बात, इस पर GST नहीं लगता। अरे वाह, GST नहीं है? नहीं, लेकिन हाँ, एक शर्त है, डीमैट अकाउंट होना जरूरी है इसके लिए। ओके। और अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है या वो नहीं खुलवाना चाहता, लेकिन उसे ETF जैसा ही कुछ चाहिए? हाँ, तो उनके लिए भी एक रास्ता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये एक अच्छा विकल्प है। गोल्ड म्यूचुअल फंड? हाँ, ये फंड्स क्या करते हैं, ये असल में गोल्ड ETF में ही पैसा लगाते हैं, लेकिन फायदा ये है कि आप इनमें बिना डीमैट अकाउंट के निवेश कर सकते हैं, और SIP भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं? बिल्कुल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप चाहें तो 100 रुपए के SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये तो बहुत ही लचीलापन देता है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्च ETF के मुकाबले? हाँ, थोड़ा सा है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड कंपनियां इसे मैनेज करती हैं, तो वो एक मैनेजमेंट फीस लेती हैं। उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वो गोल्ड ETF के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है, करीब 1 से 1.5% सालाना लग जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक सरकारी विकल्प पर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB। ये नाम तो बहुत सुना है, काफी चर्चा में रहते हैं। SGB वाकई में काफी आकर्षक हैं। इन्हें RBI जारी करती है, सरकार की तरफ से। पर यह ध्यान रखना होता है कि ये हमेशा नहीं मिलते। सरकार समय समय पर इन्हें इश्यू करती है, तभी खरीद सकते हैं। अच्छा, और इसमें खास क्या है? सबसे बड़ी बात जो इसे दूसरों से अलग करती है, इसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, उसके ऊपर से आपकी लगाई हुई रकम पर 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है। ब्याज भी सोने पर? ये तो कमाल है। और टैक्स का क्या हिसाब है? हाँ, यही तो इसे और खास बनाता है। अगर आप इसे पूरे 8 साल रखते हैं मैच्योरिटी तक, तो जो भी आपको फायदा हुआ यानी कैपिटल गेन, वो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री? हाँ, हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो 5 साल बाद आप इसे स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हैं, पर तब शायद टैक्स लग सकता है नियमों के हिसाब से। 8 साल का लॉक इन थोड़ा लंबा लग सकता है कुछ लोगों को, पर फायदे तो वाकई मजबूत हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि हम सीधे सोना ना खरीदें, पर सोने से जुड़ी किसी चीज में निवेश करें, जैसे सोने की कंपनियों में? हाँ बिल्कुल, उसे गोल्ड स्टॉक्स में निवेश कहते हैं। इसमें आप सीधे सोना नहीं खरीद रहे, आप उन कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं जो सोने के बिजनेस
में है, जैसे सोना निकालने वाली माइनिंग कंपनियां या फिर सोने पर लोन देने वाली फाइनेंस कंपनियां, जैसे टाइटन है, म्यूटूथ फाइनेंस है। अच्छा, तो इसमें रिटर्न कैसा रहता है? सोने जैसा ही? जरूरी नहीं, इसमें रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस, उसकी ग्रोथ वो भी जुड़ जाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सोने में सीधा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निवेश है। मतलब जोखिम भी अलग होगा? बिल्कुल, इसमें शेयर बाजार का पूरा जोखिम जुड़ा हुआ है। अगर सोने का भाव बढ़ भी रहा हो पर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो आपको नुकसान हो सकता है। सही बात है। अच्छा, अब ये आखिरी तरीका गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये किसके लिए है? सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये बिल्कुल जटिल है और ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है जो बाजार को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और जोखिम लेने की जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, इसमें आप दरअसल सोने की भविष्य की कीमतों पर एक तरह से दांव लगा रहे होते हैं। कम समय में बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है तो उतना ही बड़ा नुकसान होने का खतरा भी रहता है। मतलब जो नए निवेशक हैं उन्हें तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। समझ गया। तो हमने ये 7 अलग अलग तरीके देखे, फिजिकल गोल्ड की जो पारंपरिक सुरक्षा है उससे लेकर डिजिटल गोल्ड की आसानी, गोल्ड ETF की कम लागत, SGB के दोहरे फायदे, म्यूचुअल फंड का लचीलापन, स्टॉक्स का अप्रत्यक्ष निवेश और फ्यूचर्स का हाई रिस्क खेल। हर तरीके की अपनी लागत है, टैक्स के नियम है और निवेश की सीमा भी अलग अलग है। कहीं 10 रुपए से शुरुआत तो कहीं 1 ग्राम सोना। बिल्कुल, और ये जो इतनी विविधता है ना विकल्पों में, यही दिखाती है कि सोने में निवेश अब सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं रहा। आपकी जरूरतें क्या हैं, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आप छोटी शुरुआत करना चाहते हैं या टैक्स बचाना चाहते हैं, हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता मौजूद है। सही कहा। तो सोना सिर्फ एक गहना या शौक की चीज नहीं है। अगर सही तरीका चुना जाए तो ये भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत, जैसा हमने देखा, 10 रुपए जितनी छोटी रकम से भी हो सकती है। ये है कि सिर्फ सोना खरीदना ही काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि आपके अपने वित्तीय लक्ष्य क्या है, आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। उसे देखते हुए सोने को अपने पूरे निवेश पोर्टफोलियो में कितनी जगह देनी चाहिए और किस रूप में देनी चाहिए, ये रणनीति बनाना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है।